Hello students, as you know, we have studied about the introduction of Napoleon. Now, today we will study about the Napoleon's Code. जैसा कि आप जानते हैं, पहले या इससे पूर्व जो मैंने क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको नेपोलियन के सामान्य परिचय के बारे में बताया था। लेकिन फ्रांस में अब शासक के तौर पर नेपोलियन स्थापित हो चुका है। अब स्वाभाविक रूप से 1804 मतलब 1804 में अब वो कौन कौन से प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट करेगा जिससे वो काफी फेमस हो जाएगा। तो ऐसे आइए देखिए ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिसके द्वारा नेपोलियन जो है वो फ्रांस में काफी चर्चित और प्रसिद्ध हो जाता है। इसका सबसे प्रमुख कारण होता है नेपोलियंस कॉड। नेपोलियंस कॉड, नेपोलियन के द्वारा जो सिविल कोड इंट्रोड्यूस करवाया गया वहां की जनता से, वहां के सिटीजन से, क्या क्या सुधार फ्रांस के लोगों के लिए किए और किस प्रकार से वहां के लोगों को रिलैक्सेशन फील हुआ, तभी तो एक अच्छा और एक सफल शासक के रूप में फ्रांस की जनता नेपोलियन को मानने लगी। तो आइए हम देखते हैं कि जो जैसे ही नेपोलियन 1804 में 1804 में फ्रांस की राजगद्दी पर बैठता है, सबसे पहले वो फ्रांस के लिए ऐसे कौन कौन से सुधार करता है, क्या इंप्रूवमेंट लाता है जिससे लोगों को या वहां के फ्रांस की जनता को आसानी या सहजता प्राप्त हो सके। देखिए वो कुछ बिंदु यहां पर दिए गए हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द सिविल कोड 1804, नागरिकों के लिए जो विधान तय किए गए थे, नागरिक संहिता जो बनाई गई थी, उसका इंट्रोडक्शन यहां पर कुछ दिया हुआ है। देखिए उसके मेन पॉइंट्स, मुख्य बिंदु यहां पर दिए गए हैं, ध्यान से आप थोड़ा इसे देखिएगा और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपके परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा की बेस पे अगर हम देखेंगे तो ये काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो देखिए आइए, नेपोलियन कोड, नेपोलियन ने जो नागरिकों के लिए जो विधान जारी किया था, जो तौर तरीके जारी किए थे, जो कानून बनाया था, वो क्या था। देखिए बहुत फेमस कोड है नेपोलियन कोड। यस, इट रिमूव्ड ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। नेपोलियन ने जो पहले से चली आ रही मान्यताएं हैं, जो ऊंचे तबके या ऊंचे अधिकार हैं, उनको समाप्त कर दिया, जो किसके द्वारा दिए गए थे, बर्थ के आधार पर। अर्थात जैसे बहुत सारे ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त लोग थे फ्रांस में जो कुलीन वर्ग के थे, एरिस्टोक्रेट्स थे। अर्थात जो अगर आप ये देखेंगे कि जो बहुत ज्यादा कुलीन व्यक्ति, अभिजात वर्ग का व्यक्ति था, तो बर्थ के साथ उसके अधिकार भी विशेष हो जाएंगे, जबकि मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के अधिकार बहुत सीमित थे। तो सबसे पहली जो बात हुई, नेपोलियन ने फ्रांस में विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और एस्टैब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ, और सभी को कानून के समक्ष बराबर का दर्जा दे दिया, अर्थात सभी को इक्वल राइट्स प्रदान करवा दिए। समझे? आगे देखिए, सिक्योर्ड राइट्स टू द प्रॉपर्टी। इससे पहले फ्रांस में प्रॉपर्टी का अधिकार व्यक्तियों या नागरिकों के पास नहीं था। नेपोलियन ने इस बात को समझा कि नहीं, वास्तव में जो व्यक्ति है, जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है और निम्न तबके का जो व्यक्ति है, वो बड़ी मेहनत मजदूरी से कुछ संपत्तियां इकट्ठी करता है, तो कम से कम वो संपत्ति उसके पास रहे। इसलिए उसने प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया। पहला क्या था, देखिए आप वापस रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, जन्म से प्राप्त जो विशेषाधिकार थे लोगों के पास, वो उसने समाप्त कर दिए। कानून के समक्ष सभी को समानता का अधिकार दिया गया। साथ ही साथ प्रॉपर्टी को सुरक्षित और संरक्षित रखने का अधिकार भी सिटीजन्स को मिला। इसके बाद नेपोलियन ने और क्या किया? ही सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेशन, उसने प्रशासनिक सुधार किए। उसने एडमिनिस्ट्रेशन के अगर फील्ड में भी देखें तो काफी अच्छे सुधार किए। क्या किया उसने? डिवीजन इन द डच रिपब्लिक, डच जो गणराज्य था वहां पर भी उसने कुछ डिविजन्स बनाए, एडमिनिस्ट्रेशन डिविजन्स।
स्विट्जरलैंड, जर्मनी और इटली आदि पर, इटली पर भी आपको पता होगा, इटली आदि जो गण उस समय स्टेट्स थे, यहां पर उसने नेपोलियन ने आक्रमण करके इनको जीत लिया था और इन पर भी प्रशासनिक इकाइयां, उन्होंने इन पर रूल करने के लिए प्रशासनिक इकाइयां बना दी थी। तो एक प्रकार से आप देखेंगे तो सफल शासक रहा। इटली, जर्मनी, इवन डच वगैरह आसपास के सारे क्षेत्रों को जीत लेता है वो, और फ्रांस का एक्सपेंशन कर देता है, काफी बढ़ा देता है फ्रांस को। ठीक है, तो एक सफल शासक के रूप में नेपोलियन को याद किया जाता है। इसके बाद देखिए आप, इट एबोलिश्ड द फेडरल सिस्टम एंड द फ्रीड पीजेंट। नेपोलियन अपने शासन में फ्यूडल सिस्टम, सामंत प्रथा, आप जानते हैं सामंतीय व्यवस्थाएं जो होती है, राजा, राजा के बाद सामंत और सामंत के बाद साधारण व्यक्ति। कई बार सामंत जो होते हैं वो टैक्सेशन वगैरह लोगों से, मतलब साधारण लोगों से कलेक्ट करते हैं, उसके बाद राजकोष में उन्हें जमा कराया जाता है। मतलब अगर आप देखें तो एक प्रकार का फ्यूडल जो सिस्टम था, सामंत प्रथा जो थी, वो एक प्रकार से हर एक देश, हर एक स्टेट के लिए गलत ही थी। एंड फ्रीड पीजेंट, और हर एक किसान को इस दास प्रथा या सामंत प्रथा से आजाद किया। फ्रॉम सैफ्रोडम एंड ड्यूज, यहां तक कि बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया गया किसानों को, यहां तक कि उनका जो दास प्रथा या किसानों को दास बना के जो रखा जाता था, उससे भी उन्हें विमुक्त कर दिया, मुक्त कर दिया। एंड ड्यूज, और उन पर जो ड्यूज बाकी थे, टैक्सेशन वगैरह कुछ बाकी था, उससे भी उन सभी चीजों को नेपोलियन ने फ्री कर दिया। मैं आपको एक बार फिर रिपीट करके बताता हूं इसे। नेपोलियन ने सामंत प्रथा आदि जो सिस्टम था उनको हटा दिया, किसानों को बिल्कुल फ्री कर दिया, दास प्रथा से उन्मूलन करवा दिया, और बचा हुआ बाकी जो टैक्सेस या ड्यूज था वो भी फ्री कर दिया। तो इस प्रकार उन्होंने किसानों के लिए भी एक अच्छा, किसानों को भी खुश करने का एक प्रयास किया। अब आगे, ही रिमूव्ड द गिल्ड सिस्टम एंड इंप्रूव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फ्रांस में उस समय गिल्ड सिस्टम चलता था। क्या होता था कि टैक्सेशन का एक प्रकार होता है, फ्रांस में ही अलग अलग सीमाओं पर अलग अलग टैक्सेस वगैरह कलेक्ट किया जाता था, जिससे कई बार ट्रांसपोर्टेशन में बाधाएं उत्पन्न होती थी। तो उसने इन चीजों को भी हटाया और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को काफी मजबूत किया। आगे देखिए, ही एस्टैब्लिश्ड ऑफ यूनिवर्सल लॉज, स्टैंडर्डाइज्ड वैट एंड द मेजर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फ्रांस में और फ्रांस के विजित प्रदेशों में जीते हुए तो ये वाले क्षेत्र भी थे ना, मैंने बताया था आपको, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और इटली वगैरह। इन क्षेत्रों में क्या है कि आप देखेंगे कि जर्मनी, जैसे खास करके अगर जर्मनी की बात करें तो ये 39 स्टेट का एक, मतलब अभी जो वर्तमान में जर्मनी दिखता है वो जनरली, पहले जर्मनी ऐसा नहीं था। पहले 39 स्टेट्स थे, अलग अलग केवल स्टेट्स थे, और उनका एक संघ जो है वो मिलकर जर्मनी बना था। तो आप देखेंगे हर एक स्टेट में नापने और तोलने की इकाइयां जो थी वो अलग अलग थी। यहां पर फ्रांस में और बहुत सारी ऐसी जगहों पर नापने और तोलने की इकाइयां, वेट एंड मेजर्स की जो यूनिट्स है वो अलग अलग थी। यहां पर जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए अगर बात करूं तो हमारे यहां 1000 ग्राम्स इक्वल टू 1 kg, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। तो किसी और जगह 750 ग्राम्स इक्वल टू 1 kg, तो हर एक जगह अलग अलग नापने और तोलने की इकाइयां थी। तो उन्होंने क्या किया, नेपोलियन ने पूरे अपने स्टेट में जहां जहां पर वो रूल करता था, नापने और तोलने की इकाइयों को सेम कर दिया। कई बार क्या होता है, इनके स्टेट में क्या था, कई बार जैसे मान लो 1 मीटर अगर हमें कपड़ा काटना है, क्लोथ लेना है, तो किसी स्टेट में तो 1 मीटर की साइज केवल इतनी सी, इट मीन्स लगभग 2 से 2.5 फीट, और किसी स्टेट में 1 मीटर की साइज 3 से 3.5 फीट। तो ये डिफरेंसेस थे। कई बार कंज्यूमर्स और वहां के लोग थे, उनको भी कॉन्फ्लिक्ट होता था कि यार हमने 2 मीटर कोई चीज ली है या हमने 2 किलो कोई चीज ली है, तो वो एग्जैक्ट पोजीशन में बैठता नहीं था। तो नेपोलियन ने क्या किया,
एक स्टैंडर्ड वेट और मेजर्स की यूनिट सेट की जो लगातार सभी के लिए अप्लाई करने योग्य थी। तो ये कुछ प्रशासनिक सुधार थे जो कि नेपोलियन सिविल कोड के अंतर्गत आते हैं। मैं ये मानता हूं कि आपने इसे देख करके या इसे पढ़ करके थोड़ा सेटिस्फिकेशन आपने महसूस किया होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेपोलियन के द्वारा जो इसके बाद जब 1850 तक जब नेपोलियन फ्रांस पर रूल करता था, लेकिन 1815 में क्या होता है कि एक युद्ध होता है, एक बैटल होता है। उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ वियना, जिसमें एक पक्ष पर तो था नेपोलियन खुद और दूसरे पक्ष पे थे एक कंबाइंड आर्मी जो कि ऑस्ट्रिया, पर्शिया, ब्रिटेन और रशिया की संयुक्त सेनाएं होती हैं दोनों ओर। एक तरफ नेपोलियन, इधर ऑस्ट्रिया, पर्शिया, रशिया, इनकी संयुक्त सेनाएं, इन दोनों का युद्ध होता है और उस युद्ध को कहते हैं वाटरलू का युद्ध। इट मींस द बैटल ऑफ वाटरलू। कब हुआ? 1815 को। इसमें क्या होता है, नेपोलियन हार जाता है। 1804 से तो नेपोलियन रूल कर रहा था फ्रांस में। ये सारी जो सिस्टम है काफी अच्छा शासक रहा है, उसने बहुत सारे लोगों के लिए सुधार किए हैं, फ्रांस को डेवलप किया है, इवन इन सारी चीजों को जीत लिया उन्होंने। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 1804 से 1815 तक वो रूल करता है, लेकिन 1815 में एक बैटल होता है जिसे बोलते हैं बैटल ऑफ वाटरलू, और उस युद्ध में नेपोलियन हार जाता है। जीतते कौन है? रशिया, पर्शिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया, इनकी सेनाएं, संयुक्त सेनाएं जीत जाती है। उसके बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक संधि साइन होती है जिसे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वियना, जिसमें नेपोलियन और ये जो देश हैं इनके प्रतिनिधि आते हैं और एक ट्रीटी साइन करते हैं, उसे बोलते हैं वियना की संधि। इट मींस ट्रीटी ऑफ वियना। इसके बाद हम ट्रीटी ऑफ वियना को पढ़ते हैं। आइए। यस, जब वाटरलू बैटल होता है नेपोलियन अगेंस्ट प्रेम। प्रेम मींस, अगर हम बात करें बैटल ऑफ वाटरलू 1815, नेपोलियन अगेंस्ट प्रेम, पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन की जब कंबाइंड आर्मी से नेपोलियन का युद्ध होता है, युद्ध का नाम है वाटरलू का युद्ध, जो 1815 में हुआ। तब नेपोलियन डिफीट हो जाता है, हार जाता है। उसके बाद नेपोलियन को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में बुला करके जो ये कंबाइंड आर्मी जो चीफ्स है, इट मींस कांग्रेस ऑफ द वियना, मतलब वियना में जो इनके प्रतिनिधि आए थे, उनका एक संघ था, उन्होंने नेपोलियन या फ्रांस पर क्या डिसीजन लिए, संधि से पहले क्या डिसीजंस लिए, आइए हम लोग देखते हैं। यस, द इंपॉर्टेंट डिसीजन टेकन बाय द कांग्रेस ऑफ वियना। वियना के संघ ने क्या इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण डिसीजन नेपोलियन और फ्रांस के खिलाफ लिए? देखिए, बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर्ड टू पावर। व्हाट डू यू नो अबाउट बर्बन डायनेस्टी? क्या आप जानते हैं लुई 16, जब फ्रांस की क्रांति हम पढ़ रहे थे, तो लुई 16 जो था वो बर्बन डायनेस्टी का ही था, मतलब उसके वंश का नाम क्या था? बर्बन। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट डिसीजन ये लिया गया कि नेपोलियन को अब अपदस्थ करके, हटा करके, वापस जो फ्रांस की क्रांति में बर्बन डायनेस्टी हटा दी गई थी, उसे वापस रिस्टोर करना और उसे वापस पावर में लाना। पहला डिसीजन तो वियना कांग्रेस का ये था। सेकंड, फ्रांस लॉस्टेड द टेरिटरीज। अब देखिए, फ्रांस ने, नेपोलियन जब फ्रांस में शासक था तो उसने अपने क्षेत्र को एक्सपेंस किया था, फ्रांस को बढ़ाया था। तो इस वियना कांग्रेस ने उसको प्रतिषेध किया और जो जीते या विजित जो प्रदेश थे उनको वापस फ्रांस से अलग कर दिया। यस, आगे देखिए। ए सीरीज ऑफ द स्टेट वर द सेटअप ऑन द बाउंड्री ऑफ फ्रांस एक्सपेंशन इन फ्यूचर। और फ्रांस ने नेपोलियन के टाइम पे बहुत एक्सपेंशन किया था, ठीक है, बढ़िया अपने क्षेत्र को फैलाया था, लेकिन इस हारने के बाद संयुक्त सेनाओं की शर्तों के लिए ये सारे ही जीते हुए प्रदेश वापस
फ्रांस से छीन लिए गए और फ्रांस की बाउंड्री पर बहुत सारे स्टेट जो है वो सेटअप किए गए। जैसे कि आपने अगर आप मैप देखेंगे, फ्रांस के ऊपर बेल्जियम, नीचे स्विट्जरलैंड वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो एक बिल्कुल बाउंड्री के तहत बेल्जियम, नीदरलैंड वगैरह ये सारी चीजें सेटअप की इस दौरान, तो ताकि फ्रांस भविष्य में भी अपना एक्सपेंशन ना कर पाए। फ्रांस की जो टेरिटरी है वो अपने आप को ज्यादा स्प्रेड ना करे, ज्यादा फैला ना पाए, इसलिए ये एक बहुत सारे स्टेट जो है फ्रांस की बाउंड्री पर सेटअप किए गए। तो ये वियना कांग्रेस के कुछ डिसीजंस थे नेपोलियन और फ्रांस के लिए। अब इसके बाद वियना की संधि जो है, ट्रीटी ऑफ वियना, उसके कुछ पॉइंट्स है, आगे देखिए। ट्रीटी ऑफ वियना प्रेम की संयुक्त सेनाओं और नेपोलियन के मध्य जो ट्रीटी होती है, परीक्षा की दृष्टि से भी ये भी काफी महत्वपूर्ण सब टॉपिक है। आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ट्रीटी ऑफ वियना है, इसे होस्ट कौन कर रहा था? होस्ट कर रहा था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिच। ठीक है, होस्ट ये कर रहे थे, क्योंकि वियना में संधि हुई थी इसलिए इसका नाम है ट्रीटी ऑफ वियना। और उस समय ऑस्ट्रियन चांसलर कौन थे? ड्यूक मैटरनिच, ये होस्ट कर रहे थे इस ट्रीटी को। देखिए ट्रीटी में क्या इंपॉर्टेंट है? ट्रीटी ऑफ द वियना 1815। यस, बेल्जियम एंड नीदरलैंड सेटअप इन द नॉर्थ। मैंने बताया था फ्रांस के एक्सपेंशन को रोकने के लिए जो संधि की जा रही है उसमें क्या क्या बाउंड्री वॉल जो है वो सेट की जाएगी। तो बेल्जियम और नीदरलैंड जो है वो फ्रांस के उस बाउंड्री पर सेट किए गए ताकि फ्रांस का एक्सपेंशन रोका जा सके। जिनोवा इंटीग्रेटेड टू द पिडमोंट इन द साउथ। पिडमोंट इटली का एक भाग है, तो जिनोवा जो था वो पिडमोंट के साथ जोड़ दिया गया, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि इटली, जर्मनी और फ्रांस उस समय कोई आज के तरह देश नहीं थे, ये छोटे छोटे स्टेट्स का समूह था। तो वहां पर जो पिडमाउंट जो था उसके साथ जिनेवा को जोड़ दिया गया। भाई शर्तों के अनुसार बहुत सारी चीजें होंगी। अब पूरा यूरोप जो है वो एक प्रकार से नए रूप में आएगा। देखिए, ए पार्ट ऑफ द पोलैंड जो कि जर्मनी के पास वाला हिस्सा, पोलैंड जो है वो रशिया को दे दिया गया। जर्मनी और पोलैंड, उसके बाद रशिया, मतलब पोलैंड की स्थिति है कि वेस्ट में जर्मनी और ईस्ट में रशिया, तो पोलैंड का कुछ हिस्सा रशिया को दे दिया गया है। सैक्सोनी वाज गिवन टू द पर्शिया। पर्शिया जो एक आप ये ध्यान आपको ध्यान होगा, पर्शिया में भी एक अगर ये देखा जाए तो एक राजवंश था। तो यहां पर भी पर्शिया जो बाद में जर्मनी बना, पर्शिया जो कि बाद में जर्मनी बना, पर उस समय एक पर्शिया एक बढ़िया एम्पायर था, एक अच्छा खासा एम्पायर था, इसको सैक्सोनी का कुछ भाग दे दिया गया। पर्शिया जो था वो बाद में जाके, जैसे 39 स्टेट जब संयुक्त होते हैं तब जाके जर्मनी बनती है। तो आप ये देखेंगे पर्शिया को सैक्सोनी का कुछ भाग दे दिया गया। ऑस्ट्रिया वाज गिवन टू द नॉर्थन इटली। और ऑस्ट्रिया, अगर आपको मैप पे थोड़ा सा पता हो, फ्रांस के नीचे जो है वो ऑस्ट्रिया है, और उसी के थोड़ा सा अगर हम साउथ ईस्ट की तरफ देखेंगे तो इटली का कुछ भाग आता है। तो ऑस्ट्रिया का कुछ हिस्सा या ऑस्ट्रिया को नॉर्थन इटली को दे दिया गया। 39 स्टेट्स, जिसे जर्मन कॉन्फेडरेशन कहा जाता है, जर्मन कॉन्फेडरेशन 39 स्टेट्स को कहा जाता है। आपको पता है जर्मनी जो आज का जर्मनी है वैसा जर्मनी पहले नहीं था, पहले 39 स्टेट हुआ करते थे छोटे छोटे, उसको क्या कहा जाता था? जर्मन कॉन्फेडरेशन। इनको जब नेपोलियन ने विजिट कर लिया था, जीत लिया था, तो वापस उनसे फ्री करवा लिए गए और इसको इसी प्रकार स्वतंत्र रूप से रख दिया गया बिना इन्हें छुए। ये संधि में कुछ शर्तें थी, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। इस संधि के अनुसार बेल्जियम और नीदरलैंड को सेटअप किया गया फ्रांस की सीमाओं पर। जिनोवा जो एक छोटा सा स्टेट था उसे पिडमाउंट स्टेट के साथ जोड़ दिया गया। पोलैंड का कुछ भाग जो है वो रशिया को दे दिया गया। सैक्सोनी का कुछ भाग जो है वो पर्शिया को दे दिया गया। ऑस्ट्रिया वाज गिवन टू द नॉर्थन इटली, और ऑस्ट्रिया का कुछ भाग इटली को दे दिया गया। 39 स्टेट जो कि नेपोलियन ने विजिट किए थे, जर्मन स्टेट, उनको स्वतंत्र छोड़ दिया गया बिना उन्हें छुए। तो ये इस प्रकार
ट्रीटी ऑफ वियना संपूर्ण होती है। मैं आशा और विश्वास रखता हूं कि आपको कुछ जो की पॉइंट्स है वो समझ में आए होंगे। बेस्ट ऑफ लक।